सब्जेक्ट से हटकर बात करते हैं थोड़ा सा। आपने बहुत सारी किताबें लिखी, चूंकि आप पुलिस अफसर रहे और पुलिसिंग पे इतना काम किया आपने, इवन कॉमनल राइट्स पे भी चीजें लिखी हैं। पुलिस को लेकर पब्लिक की राय इतनी निगेटिव क्यों होती है? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पे बड़ी देर तक बात की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि आपका जो टाइम स्लॉट है वो इसकी इजाज़त देगा। मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो पुलिस हमें मिली है, ये 1860 में कुछ कानून बने थे, उनके हिसाब से पुलिस बनी थी। जो हमारे हुक्मरान थे, जो हमारे हाकिम थे, वो एक खास तरह की पुलिस चाहते थे, उन्होंने वही पुलिस बनाई। और उस पुलिस के लिए कानून, कायदा, संविधान, ईमानदारी, नेकनामी, इसका कोई महत्व नहीं था। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह 90 साल तक वो चलाया। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, फिर हमने पुलिस के चरित्र में कोई बुनियादी सुधार क्यों नहीं किए? ऐसा तो नहीं कि जो हमारे नए हाकिम आए, जो नए हाकिम वक्त थे, उन्हें भी ऐसी ही पुलिस चाहिए थी। मैं सिर्फ संक्षेप में एक ही बात, दो चीज़ें कह खत्म करूंगा। एक तो ये कि किसी मुख्यमंत्री को कौन सा दरोगा सबसे अच्छा लगता है। मैं 37 साल IPS में रहा, कई जिलों का कप्तान रहा। मेरा अपना अनुभव बताता है कि कोई मुख्यमंत्री उस दरोगा को सबसे ज़्यादा पसंद करता है जो उसके विरोधियों की टांग तोड़ दे, जो उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे ना लिखे, उसके कहने से कोई भी गलत सलत काम करने के लिए तैयार हो। तो ये एक खास तरह का चरित्र है जो हर शासक चाहता है। ये अंग्रेज भी चाहता था और जो हमारे नए शासक आए वो भी चाहते हैं। लेकिन मैं जनता से सवाल पूछता हूँ, जो आप भी जनता का ही हिस्सा है, हमने कभी कोई ऐसा बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया, किसी चुनाव में इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि हमें एक सभ्य पुलिस चाहिए, हम बेहतर पुलिसिंग डिजर्व करते हैं, हम भी ऐसी पुलिस डिजर्व करते हैं जो हमें मिली है। आज भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में हर तीसरे चौथे दिन किसी अपराधी की टांग में गोली मार करके पुलिस उसे ले जाती है और हम उस पर खुश होते हैं। एक गैर कानूनी तरीके से सजा देने को हम एंडोर्स करते हैं। तो मेरा तो जवाब यही है शम साहब कि पुलिस की जो छवि खराब है या पुलिस जैसी भी है, वो वही पुलिस है जिसे हम डिजर्व करते थे, जो हमें मिलनी चाहिए तो वही हमें मिली। अगर हमें बेहतर पुलिस चाहिए तो फिर हमें उसके लिए थोड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। विभूति जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया क्योंकि अभी रिटायर हो चुके हैं अशोक जी। आप अभी करंट DGP हैं, पर इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि हर मुख्यमंत्री को एक ऐसा दरोगा चाहिए, एक ऐसा SHO चाहिए या उससे ऊपर के अफसर चाहिए जो उसके काम आ सके। आप तो अभी उत्तराखंड के DGP हैं, तो क्या आपके ऊपर ये प्रेशर होता है कि उनके अपने फेवरेट जो जगह है वहाँ पे उन पुलिस वालों को तैनात किया जाए ताकि वो उनका काम कर सकें? देखिए, ये टेंडेंसी तो हमेशा ही रहेगी। पुलिस जो है ना, स्टेट की स्ट्रॉन्ग आर्म के रूप में पुलिस को देखा जाता है और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, क्राइम स्टेट सब्जेक्ट है। तो जो भी पावर में होगा उसको इतना तो ये तो साधारण सी नॉर्मल सी बात है। वो सोचेगा कि भाई मेरी पुलिस है, मेरे कहने पे चले, ठीक है ना। किंतु कहीं ना कहीं पुलिस की अकाउंटेबिलिटी लॉ के प्रति भी है, कानून के प्रति भी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी है। वो हमें जरूर देख करके चलना है। दोनों पुलिस वालों से बात हो गई, इन्होंने कहा कि हाँ, जैसे इन्होंने भी जो बात बताई उन्होंने भी बताई, पब्लिक के ऊपर भी रखा। आप एक जर्नलिस्ट और बहुत सारी आपने बुक लिखी है क्राइम बेस्ड, तो आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस वालों की जो बातें होती है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी तो लेता नहीं है, लेकिन आपने अपने इस सारे सफर में ये पाया है कि वाकई लोग जिम्मेदार हैं। जो आज हमको जिस तरीके की पुलिस सिस्टम मिल रही है, जिस तरीके से हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सब जिम्मेदार हैं उसके लिए। आप जी। देखिए, मुझे लगता है जब अपराध दिखता है के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ रहना शायद आपको ये आश्वस्त करता है कि अपराधों की दुनिया में भी 20% महिलाएं हैं। बहुत खूब। देखिए, अब आपने जो सवाल पूछा है कि अपराध का जिम्मेदार हर कोई है, इसलिए अपराधों का पूरा सीधा सीधा आप संबंध पुलिस वाले प्रबंध और उससे ना बनाए। आप अपराध हर कहीं है, इसीलिए मुझे लगता है पुलिस वाले हैं। और ये शायद बातचीत का उतना मुद्दा होना भी नहीं चाहिए कि पुलिस वालों की वजह से ही अपराध का जन्म हो रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है, वो है, वो ऊपर से है। लेकिन हम जब कहानियां लिखते हैं, हम जब उपन्यास लिखते हैं, तो शायद अपराधों का जिक्र करते समय हमारे दिमाग में ये पुलिस वाले नहीं होते,
हमारे दिमाग में सिर्फ अपराधों का खांचा होता है, क्योंकि अपराध तो हर कहीं है भाई। आप अखबार उठाइए, अखबार न भी उठाइए, आसपास देखिए, हर घर में है, हर जगह है बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते कि मैं अपराध कथा या अपराध पे उपन्यास या सस्पेंस थ्रिलर क्यों लिखती हूँ, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक्साइटमेंट अलग होता है। शायद एक अपराधी की आत्मा में घुस के या उस तरह से कोई किक पाने के लिए, क्योंकि एक अपराधी करते समय मेरे ख्याल से उसके सामने कोई पुलिस वाले की छवि या उनकी वजह से होता, ये कोई तर्क नहीं होता दिमाग में, बिल्कुल तर्क नहीं होता। प्रभात जी, जयंती जी ने कहा कि छवि और बाकी चीजें पुलिस की, आपने इतनी सारे जो भी क्राइम की चीजें होती हैं, बुक लिखी जाती है, उसके ऊपर आप एक क्रिटिक के तौर पर सब कुछ लिखते हैं, और मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले ही जानना चाहूंगा कि क्या वाकई अपराध इसलिए बिकता है क्योंकि अपराध ज्यादा होते हैं, या ये जो पब्लिक बैठी हुई और देश की जनता है वो उस अपराध या क्राइम को ज्यादा अपने करीब महसूस करती है, उसके बारे में सुनना, पढ़ना, देखना पसंद करती है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। मैं इसको देखिए, आपकी इस बात को हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर ले जाता हूँ। और इतिहास में एक किताब है जिसका नाम है चंद्रकांता, और ये कहा जाता रहा है, 100 सालों से कहा जाता रहा है कि चंद्रकांता एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के लिए दूसरी भाषाओं के लोगों ने हिंदी भाषा को सीखा, और उस किताब ने हिंदी को इतना लोकप्रिय बनाया कि आगे आने वाले लेखकों को लगा कि हम लिख सकते हैं। वो अपराध, मूलतः चंद्रकांता क्या है, अपराध कथा, तिलिस्मी और अय्यारी, उस समय के अपराध यही होते थे। तो हर दौर में, सिर्फ आपने कहा कि जनता उसको बहुत पसंद करती है, ये बात भी, और दूसरी बात है कि हर दौर में अपराध किस तरह का हो रहा है, अपराध भी एक ट्रेंड है जिसको समझने के लिए हम अपराध कथाओं की ओर जाते हैं। जैसे चंद्रकांता ने तिलिस्मी और अय्यारी जैसे अपराध को दिखाया जो उस समय का सबसे बड़ा अपराध था। ठगी एक ऐसा अपराध था 19वीं शताब्दी के भारत में कि पूरा का पूरा जो समूह किसी यात्रा पे जा रहा होता था, 20 लोगों का समूह, अचानक पूरा का पूरा समूह गायब हो जाता था। 20 लोग गायब हो जाते थे और फिर उनकी कहीं उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता था। आखिर वो कैसे गायब होते थे, ये बहुत बड़ा रहस्य था। और मैं एक और नाम लेना चाहूंगा जिसने अपराध के जनता समाज आखिर उस अपराध को समझना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई पूरा का पूरा एक गांव का गांव गायब हो जाता है, पूरा का पूरा एक जत्था गायब हो जाता है। जनता समझना चाहती थी, और इसी बात को सबसे पहले पकड़ा गोपाल राम गहमरी, एक लेखक है जिनका नाम बहुत कम लोग हिंदी में जानते हैं, लेकिन वो एक ऐसा आदमी था जिसने इस बात को स्थापित किया कि पुलिस नहीं, जासूस जो है वो कानून, वो जो है अपराध को सुलझाता है। और भारत में जासूस नाम से उन्होंने एक पत्रिका की शुरुआत की, और 38 साल तक जासूस नाम की पत्रिका को उन्होंने निकाला, और सब इस बीच उनको बहुत बड़े बड़े काम के ऑफर मिले, उन्होंने सब छोड़ा। एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं आपको। मुंबई में एक बार वो गए, एक मंदिर में वो ठहरे, और वो इतने जासूसी से इतना ज्यादा वो लेखन से प्रभावित थे अपने आप ही कि उनको लगा कि ये जो इस मंदिर में जो पुजारी है इसके साथ जरूर कोई गड़बड़ है, ये आदमी जो पुजारी यहाँ है ये कुछ और है। और उन्होंने बाकायदा उसके पीछे पड़ गए, उन्होंने खोजबीन करके ये पता लगा दिया कि अपने गांव से हत्या करके ये भागा था। तो लेखक ऐसे होते थे जो अपने आप भी, और उन्होंने उस हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। मुंबई पुलिस उनसे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने उनको कहा कि आप दरोगा बन जाइए हमारे यहाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जासूस पत्रिका निकालना चाहता हूँ, मेरा यही काम है, मैं और कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। और दूसरा फिर यह है कि मैं जिन शहरों में बड़ा हुआ, बिहार के जिन शहरों में, यूपी बिहार के शहरों में, हमारे यहाँ अपराधी जिनको हम अपराधी कहते हैं उनकी पूजा की जाती थी। हम किसी मिनी नरेश या इस तरह के बहुत सारे नाम होते थे, हम बड़े होते हुए उन नामों को देखते थे और कहीं न कहीं मन में सोचते थे कि एक दिन मैं भी शहर में जब चलूंगा तो मिनी नरेश की तरह लोग मुझे देख के सलाम करेंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसके ऊपर अशोक जी, इन्होंने अभी कहा है कि जासूस लेखक जासूसी कैरेक्टर को तो ढाल सकता है, बुन सकता है। आप एक पुलिस अफसर हैं, वो भी डीजीपी रैंक के, आप वैसे ही जासूस हैं। आप अपराध की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में अपराध का पूरा ट्रेंड बदला है और उस पर आपने एक किताब लिखी है, साइबर एनकाउंटर। आपको लगता है ये इस वक्त देश में सबसे बड़ा थ्रेट है, ये चीज जिस पर आपने बुक लिखी? साइबर क्राइम देश के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। अगर आपने देखा हो, 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं डीप फेक के ऊपर। डीप फेक के ऊपर नए कानून आ गया है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी धूम है टेक्नोलॉजी में, उससे उतनी ही बड़ी आशंका भी हो गई है कि ये क्राइम की दुनिया में क्या क्या करने वाला है। कहीं कौन कौन से ऐसे वीडियो सरफेस हो जाएंगे जो सब फेक होंगे, इतने फेक होंगे कि उसका नाम डीप फेक, आगे पता ही नहीं चलेगा रियल है कि फेक है।
आजकल वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड आ गया है, पता ही नहीं चलता कि बेटा आपका किडनैप हो गया कि पापा 2 लाख रुपए डाल दो उसके अकाउंट में, नहीं तो मेरा गला काट देगा। वो बेटा है ही नहीं, डीप फेक वॉइस चल रही है। सो साइबर क्राइम खाली देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है और इसके लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा, जिससे जो टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस हमने देखे हैं कोरोना काल में खासकर, कि उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको कम किया जा सके, उसके नकारात्मक प्रभावों को खत्म किया जा सके। विभूति जी, मैं आप एक साइबर क्राइम थ्रेट है, एक हमारे देश और हमारी सोसाइटी में एक दूसरा बड़ा शुरू से रहा है अजीब, और उस पर आपने बड़ी डिटेल में एक बुक लिखी थी, हाशिमपुरा, जो कॉम्युनल राइट्स या सांप्रदायिक दंगे होते हैं। एक पुलिस अफसर के तौर पर आपको लगता है हमारी जो पुलिस है सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए जो तौर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए वो पहले होता था या आज भी हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, ये तो एक बहुत गहरी समाजशास्त्रीय समस्या है। दुर्भाग्य से हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें बहुत सारी दुर्भावनाएं हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, परसेप्शंस हैं। दुर्भाग्य से पुलिस भी उसी समाज से, दुर्भाग्य क्या सौभाग्य से पुलिस भी उसी समाज से आती है जहां हम एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे से मेरा मतलब हिंदू मुसलमान मैं कह रहा हूं, हमारे बहुत सारी प्रेजुडिसेस हैं। तो पुलिस वाला जो समाज से जो प्रेजुडिसेस अपने बचपन से उसके अंदर पलती है वही लेके पुलिस में जब भर्ती होता आता है, दुर्भाग्य से उसे हम दूर नहीं कर पाते। और अब चूंकि फिर ये एक दूसरा विषय और बहुत लंबा जाएगा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, और मेरी चूंकि दिलचस्पी का क्षेत्र था, मुझे एक फेलोशिप भी मिली, साल भर मैंने बैठ के काम किया इस पे, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था ये देख करके कि हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, हम एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान राज्य की दृष्टि में सब बराबर हों, सब किसी के साथ कोई किसी को कोई प्रिविलेज ना हो, कोई डिसएडवांटेज ना हो। लेकिन वो बदकिस्मती से सांप्रदायिक दंगों में जो राज्य का सबसे कोर्सिव अंग और सबसे दृश्यमान अंग, विजिबल, चौराहे पर आपको कौन दिखाई देता है? सिर्फ एक पुलिस का सिपाही दिखाई देता है, ना कोई मजिस्ट्रेसी है, ना जुडिशरी है, ना प्रेस है, कोई वहाँ नहीं है, और वो इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। दुर्भाग्य से उसका आचरण बहुत कुछ सुधार की मांग करता है। अब मैं इससे ज़्यादा विस्तार में चूंकि समय नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमें गहराई से सोचना चाहिए। जयंती जी, आपने अभी एक किताब लिखी थी, बहुत ही थ्रिलर, शैडो जी। यहाँ 2 पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। ये जो थ्रिल, आपने भी इससे पहले एक जिक्र भी किया था कि ये सारी चीज़ें जो लिखते हैं आप लोगों जो किक मिलता है ना, तो ये आप इन सब को लिखने के लिए जो हमारे इर्द गिर्द रोजाना क्राइम हो रहे हैं देश में, मैं सिर्फ देश की बात करूँगा, तो कहीं ना कहीं वहीं से आप इंस्पायर होती हैं, ट्रू क्राइम स्टोरीज उठाती हैं और फिर उसके हिसाब से उसको ढालती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खबरें हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे हम देखें या पढ़ें, और आम तौर पर एक जो सामान्य जिंदगी है उस सामान्य जिंदगी में आपको रोमांच नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहूंगी कि अपराध की खबरों से आपको रोमांच मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जो पेचीदगियां हैं, उसकी जो गुत्थियां हैं, हुज डन वाला है, पीछे क्या हो रहा है, बिल्कुल, तो ये जो खबरें हैं, इन खबरों के साथ मुझे लगता है कि आप जब ज्यादा वक्त बिताते हैं, इनकी गहराई में जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ नया समझ में आने लगता है, एक नए तरह का समाज। जैसे मैं ये कहूं कि मैं शीना बोरा मर्डर केस से बहुत इस कदर जुड़ गई थी कि हर किसी का इतिहास, भूगोल निकाल के मैं देखने लगी थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अब जाके जब ये बात आ रही है कि भाई उस लड़की का मर्डर ही नहीं हुआ, वो तो कहीं और थी, दोनों ने किताबें लिख दी हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब हास्यास्पद होगा। वो मर्डर नहीं हुआ, वो फेक नहीं, डी फेक हो। जी 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 बिल्कुल। पर ये सब जो है, एक नया समाज जो बन रहा है, जो आपने अभी साइबर क्राइम की बात की, और हम सब देख रहे हैं आंकड़ों में, अगर तो घर में अगर आपका कोई किशोर बेटा है या और भी छोटी कोई बच्ची है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब उसने साइबर क्राइम कर दिया। आपको पता ही नहीं कि आपके घर में आज की तारीख में कोई अपराधी है, और ये न जानते हुए कि वो कोई अपराध कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। तो ये सब जो है आज की हमारी, क्या कहना चाहिए, हमारी दिक्कतें हैं। और ये जो रील्स बन रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है मोबाइल से, और हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, मैं आश्चर्य में पड़ूंगी 10 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी, तब हम किस तरह के क्राइम की बात करेंगे। क्योंकि इस तरह के क्राइम को सुलझाने के लिए सिर्फ पुलिस वाले काफी नहीं हैं, उसमें हर एक नागरिक को, चाहे आप पेरेंट्स हो या स्कूल में पढ़ाते हो या आप स्टूडेंट हो या जर्नलिस्ट, हर किसी को आगे आना होगा।
तो इसमें से 50% वो लोग हो रहे होंगे जो गुत्थियां सुलझा रहे होंगे और 50% वो होंगे जो खुद अपराध कर रहे होंगे। प्रभात जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्राइम तो बढ़ रहा है, अब चाहे न्यूज चैनल के थ्रू हो, अखबारों के थ्रू, क्योंकि ज्यादा कवरेज मिल रही है क्राइम की स्टोरीज को, इस वजह से ये हमारी आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन क्राइम की खबरें उस तरीके से रिपोर्ट हो रही हैं। वैसी किताबें आपको लगता है कि आज भी हैं या गायब होती जा रही? ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। क्राइम की वही खबरें रिपोर्ट हो रही हैं ज्यादातर। मैं सारे, आप देखिए अब सारे अखबारों के ऐप आ गए हैं, टेलीविजन चैनल्स के ऐप हैं, ऐप पे वही खबरें अपराध की लगातार फ्लैश होती रहती है, जिनके पीछे कोई न कोई एक चौंकाने वाली कोई बात होती है। कि मान लीजिए एक लड़की ने, एक बहुत बड़ी खबर पिछले दिनों फ्लैश हुई थी कि एक लड़की ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए गांव में अंधेरा करने के लिए ट्रांसफार्मर उड़ा दिया और पूरा गांव अंधेरे में हो जाता। तो अपने प्रेमी से मैंने सोचा कि कितना बड़ा उपन्यास ये उपन्यास की कहानी है, लेकिन हमारे यहाँ लिखे नहीं जाते। यह आपने बहुत बढ़िया सवाल, इसको देखिए शम्स जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रख कर देखना चाहूंगा कि जब मैं दुनिया के बहुत बड़े जो क्राइम थ्रिलर राइटर्स हैं, उनमें एक बड़ा नाम जो नेस्बो का है, जो नॉर्वे के लेखक हैं और जिनकी किताबें जब छपती हैं तो लाखों करोड़ों में बिकती हैं, और उनकी किताब, एक भी किताब नॉर्वे पे बेस्ड नहीं है। उनका एक उपन्यास मैंने द बैट करके पढ़ा था, जो सिडनी के ड्रग्स के क्राइम पे है, और इतना बढ़िया ऐसा रिसर्च है, मेरे दिमाग में उस किताब को पढ़ने का सिडनी शहर का ऐसा नक्शा खिंच गया जैसे मेरे अपने शहर दिल्ली का नक्शा मेरे दिमाग में है। और कितना बारीक रिसर्च है उसमें। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि इस धंधे में, ड्रग्स के इस धंधे में तुम्हारा हाथ जरूर है। वो कहता है कि मैं तो इतना चुस्त दुरुस्त आदमी हूँ, हमेशा हर काम इतना मुस्तैदी से करता हूँ, आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि मैं। उन्होंने कहा कि देखो, तुम ड्रग एडिक्ट हो, और ये मैं इस बात से समझ गया हूं कि तुम बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हो। कोई सामान्य इंसान इतना अलर्ट होकर काम नहीं कर सकता, और यही बताता है कि तुम कोकीन के आदी हो। तो ये रिसर्च का स्तर है। हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ छोटी मोटी हत्याओं को लेकर उपन्यास लिखे जाते हैं। मान लीजिए एक हत्या हो गई, उस हत्या के पीछे क्या मनोविज्ञान है, क्या समाज विज्ञान है, क्या कहानी है, कोई नहीं लिखता। हम ऊपर सतह पे खबरों को देखते हैं, सतह पे लिखते हैं, सतह पर ही उसका आनंद उठाते हैं। अशोक जी, एक आपसे सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं कि हम आम लोग जो है, कोई हीनियस क्राइम होता है उसके बारे में अलग अलग राय रखते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। एक पुलिस अफसर, अगर सपोज आपने, हालांकि आपके जुरिडिक्शन में नहीं है, श्रद्धा मर्डर केस को उठा लेते हैं, आफ्ताब पूनावाला उसको मारता है, टुकड़े करता है, फ्रिज के अंदर रखता है, महीनों तक लाश फेंकता रहता है। जब ऐसी खबरें पुलिस अफसर के नाते आप लोगों तक पहुंचती है तो आप लोगों की सोच क्या होती है? पुलिस वाला क्या सोचता है, मैं असल में जानना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो जैसा राय सर ने कहा, पुलिस भी समाज से ही आते हैं, हम भी इंसान ही हैं। जो मेरी पहली किताब है खाकी में इंसान, तो पुलिस कोई इंसान, आम इंसान से अलग नहीं है, सिर्फ मेरा प्रोफेशन अलग है। तो पहली सोच तो वही होगी कि कितना घिनौना अपराध है। ठीक है, पहला रिएक्शन जो आएगा, हाउ सैड, कितना घिनौना अपराध है। फिर जो है उसकी डेप्थ में जाएंगे कि क्या परिस्थितियां थी, क्यों इसने ऐसा किया होगा, डिस्पोजल के इसको और कोई रास्ते क्यों समझ नहीं आए होंगे। ठीक है ना। तो और ये कितना क्रूर है, मतलब टुकड़े टुकड़े करना, क्रूरता की हदें भी तो पार कर रहे हैं ना। तो वो सारी आम इंसान वाली फीलिंग्स भी आएंगी और साथ साथ पुलिस ऑफिसर वाली फीलिंग भी आएंगी कि बेसिकली क्राइम करने के बाद उसकी टेंडेंसी है ना कि क्राइम के एविडेंस को छुपाए। ठीक है, और फिर खुद को भी भागने का, अगर पता चलेगा तो फिर अपने को भी वो भागता है आदमी, अपराधी। तो उसको बॉडी छुपाने के लिए कोई और रास्ते क्यों नहीं मिल पाए होंगे, तो ये आदमी फिर सोचता है उसके कारणों में। आपने कहा कि आप लोगों की भी सोच आम लोगों की सोच होती है, लेकिन जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए एक बहुत सारे क्राइम सीन पर आप गए होंगे, कई तरह की लाश पड़ी होती है, अब आप वहां पहुंचे तो आप लोगों को भी देख के लगता हो कि कई बार पीछे हट जाएं, फॉरेंसिक भी उठाना है, एविडेंस भी उठाना है, लेकिन वहां खड़े नहीं रहा जा रहा, ऐसी भी तो भावना आती होगी। मुझे लगता है ऐसा बहुत कम हुआ है, आदत पड़ जाती है और उससे दिल पत्थर हो गया। नहीं, दिल नहीं, आदत से भी ज्यादा मैं बताऊं, ड्यूटी का आभास होता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा तो काम है, तो इसलिए वो ये मन में आता ही नहीं कि मैं इससे कहीं दूर हो जाऊं, करना ही है वो। तो उसके साथ ये फीलिंग जरूर आती, कितना घिनौना करते हैं, मतलब कितनी क्रूरता से किया गया है। कभी कभी पूरी बॉडी जली हुई है, कितना खराब लगता है। तो दहेज वगैरह के शुरुआती दौर में, आजकल वो नहीं रहा, आजकल फैक्टर्स दूसरे हो गए,
जब मैंने 90s में ज्वाइन किया उन दिनों दहेज हत्या एक्चुअल में थी, और एक्चुअल में मतलब कई बारी बहुओं के साथ दोहरी डेथ होती थी, और उसको किचन की नेचुरल आग के रूप में दिखाने का प्रयास किया जाता था कि तो अपने आप जल गई। तो बड़ा ही खराब लगता है, किंतु वो ड्यूटी का जो भान होता है कि नहीं मेरा कर्तव्य है इसको करना, तो सारे प्रोसेस किए जाते हैं, इंक्लूडिंग जो भी उसको पंचायतनामा करना है, पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, बाकी बॉडी को डिस्पोज कराना है, ये सारे काम हम करते हैं, पुलिस करती है हमारी। विभूति जी, एक चीज आपके दौर में जो पुलिसिंग थी, मैं इसलिए आ रहा हूं इस पे कि आजकल पहले ही होता था कि कत्ल किया, कातिल भागता था पुलिस से कि मैं पकड़ में ना आऊं। एक नया ट्रेंड आया है जो श्रद्धा मर्डर केस के बाद लगातार दर्जन भर, तो मुझे पता है मुंबई से लेके कहां कहां हुआ, कि मर्डर के बाद लाश को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो या छुपा दो कि पुलिस लाश तक ही नहीं पहुंचे। जब लाश तक नहीं पहुंचेगी तो फिर कातिल की तलाश कहां से शुरू होगी। तो ये जो ट्रेंड है कि अब कत्ल करने में नहीं हिचक रहे हैं, बल्कि वो सारा दिमाग लगा रहे हैं कि इस बॉडी को कैसे, डेड बॉडी को कैसे छुपाना है, ये चीज कितनी खतरनाक है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी दोनों दुधारी तलवार है। टेक्नोलॉजी पुलिस को या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको भी मदद कर रही है, उसे भी हत्यारे तक पहुंचने में इमदाद मिल रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस हत्यारे को भी सिखा रही है कि कैसे सबूत गायब किए जाए, कैसे लाश गायब की जाए। आप लोगों का भी उसमें योगदान है, चैनलों का भी, फिल्मों का भी, इंटरनेट का। सर पेशे की मजबूरी हाँ है। जी रोजी रोटी का सवाल है जी सर। जी जी जी। तो आपकी रोजी रोटी की मजबूरी का फायदा उठा के वो आदमी सीख रहा है कि डेड बॉडी कैसे गायब की जाए, कैसे फ्रिज में रखा जाए, कैसे। सर इसका जवाब दीजिए, अगर एक आफ्ताब पूना वाला ऐसे करता है और हमें दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हमें बता रही है, तो हम इन लोगों से वो चीज क्यों छुपाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छुपा। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ये तो एक लाइटर मैं भी मूवमेंट कह रहा हूँ। में ही बोल रहा हूँ। असली चीज ये है कि वो टेक्नोलॉजी दोनों को सिखा रही है। ये बिल्ली चूहे का खेल है। पुलिस भी बहुत, मेरे जमाने में पुलिसिंग का मतलब लाठी था जब मैंने शुरुआत की थी नौकरी। मैं सिर्फ ये बता दूं कि अशोक कुमार मेरे अंडर ट्रेनिंग रहे, एक तरह से इनको मैंने सिखाया है जो पहली पोस्टिंग में आए थे। तो उस समय ये भी इसे स्वीकार करेंगे कि लाठी सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का हथियार था। धीरे 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 आपने बहुत सारी चीजें सीखी। अभी भी मानसिक रूप से हम उसके लिए तैयार नहीं हुए। अभी भी देखिए, हम चाहते हैं कि पुलिस, जैसे ये दबाव पड़ता है, एक हत्या हो जाए कि 24 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करो, 48 घंटे में नहीं होगा तो हम सड़क जाम कर देंगे। ये रोज हम देख रहे हैं। लेकिन अपराध का इन्वेस्टिगेशन इतनी बड़ी चीज है और इतनी मुश्किल चीज है कि वो 24 घंटे 48 घंटे में नहीं हो सकता। अगर 48 घंटे में प्रेशर डाल के आप कराएंगे तो फर्जी काम होंगे जो हमारे यहाँ होते रहते हैं। तो ये एक जो आपने कहा कि जो डेड बॉडी का डिस्पोजल जो है, उसको उन्होंने धीरे धीरे हत्यारों ने और मीडिया ने उसे एक आर्ट में तब्दील कर दिया है। कैसे आप बॉडी, अच्छा आप सोचिए कि एक आदमी उसी कमरे में रह रहा है जहाँ एक डेड बॉडी फ्रिज में रखी हुई है और वो रोज उसका कुछ हिस्सा काट काट करके बाहर फेंक के आ रहा है। तो इसके लिए आप खा रहा है, वहीं पी रहा है, वहीं सो रहा है। हाँ, वहीं सब कुछ कर रहा है। तो ये एक बड़ी मुश्किल किस्म की स्थिति है, लेकिन है, ये सच्चाई है। ये जयंती से आपसे जानना चाहूंगा, ये अपराध कब तक बिकता रहेगा? जब तक समाज में अपराध होता रहेगा तब तक अपराध बिकता रहेगा। कि देखिए, अब अगर आप अपराध से संबंधित उपन्यासों और कहानियों की बात कर रहे हैं, तो अब तो हम लोगों को डेली डोज जो है वेब सीरीज से मिलने लगा है। और ये तो सारे आंकड़े बता रहे हैं कि जितने भी वेब सीरीज जो सस्पेंस थ्रिलर मर्डर से रिलेटेड है, उन सबकी टीआरपी बड़ी ऊंची होती है। बिल्कुल। और इसकी वजह मैं आपको बता दूं, देखिए, सोशल कहानियां, सास बहू की कहानियां हम लोग देख रहे हैं और पक चुके हैं रिश्तों से, लेकिन जो आपको थ्रिल आता है ना, जो एड्रेनालाइन रश जो बोलते हैं, जो खून में एक तरह से, बिल्कुल वो तो आपको सस्पेंस थ्रिलर में ही होता है। और सबसे पहले आपको दिखाते कि आप उनको क्लिफ हैंगर में लटका दें कि कौन है हत्यारा, बताइए कैसे होगा, बताइए। ये मैं मान रही हूं कि अपराध और ये सब का ग्लोरिफिकेशन और बहुत गोरी, बहुत हिंसा, खून, रक्तपात, ये सब आपके दिमाग में बहुत गलत तरह से भी असर करता है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये बिकता है, पसंद किया जाता है। इसे आप करें न करें, इसे जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको थ्रिल तो मिलता है। एक दो मौका देना चाहिए सामने, अगर किसी के सवाल। शम्स, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो थ्रिल की बात उन्होंने कही, वो सब है, रहस्य भी है, रोमांच भी है, सनसनी भी है,
और इस सब के साथ उसको कुछ सोचने का वो भी है, पॉइंट्स भी हैं, और डिस्कस करने के, गॉसिप करने के, चर्चा करने के, अपना अनुमान लगाने के, अंदाजा लगाने के कि ऐसे हुआ होगा आरुषि मर्डर केस। तो ये उसके लिए एक प्रकार से बौद्धिक एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो सनसनी, रोमांच, रहस्य सबके सर साथ मुझे लगता है अगर एक केस स्टडी उठाऊं, आरुषि, निठारी, श्रद्धा, आपके तंदूर कांड, पूरे दिन तक बातें हो सकती है। बातें होती रहती हैं, इसलिए अपराध बिक रहा है। इससे हाँ, सवाल पूछे। मेरा सवाल अशोक सर से है। सर अभी रिसेंट में मुझे लगता है तकरीबन 1 महीने पहले की घटना है, यहीं दिल्ली में पास की ही घटना है, मंडावली साइड कोई एरिया है वहाँ की। तो एक अब आज के डेट में चूंकि सारा जो पहले का सोशल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद काफ़ी कुछ दिनों दिन चेंज होता जा रहा है। अभी सर सास बहू की एक घटना है, उसमें जो सास रहती है वो बहू से परेशान और बहू सास से परेशान। तो उसमें थ्रिलर ये है कि वो वाइफ जो है, सॉरी बहू जो है, उसने सास का मर्डर कर दिया। और आपने जैसे आप कह रहे थे सर कि वो इंस्टेंट क्राइम क्रिएट करने के बाद उसको ऐसा मतलब रिक्रिएट किया जाता है कि वहाँ लगे ही नहीं कि ये किसी तरह का कोई क्राइम हुआ है, ये सडन या तो फायर की वजह से हो गया है या फिर ऑयल स्पॉइलेज की। तो सर उसमें भी मीडिया का रोल, अभी सर कह रहे थे कि हमारा पेशा है, जो दिखेगा उसको बेचना ही पड़ेगा। तो सर इन सब चीज़ों में सोसाइटी को कैसे आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सर उस मर्डर में मैं एक चीज़ भूल गया बताना। बस स्पेसिफिक सवाल यार, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कैसे। थैंक यू सर। नहीं, देखिए जो एग्जैक्ट केस तो मुझे नहीं पता है, किंतु ट्रेजेडी यही है कि जनता को, जो मैंने बोला, ये स्पेकुलेशन में वो आता है कि इसका सच क्या है। जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के पीछे जनता बार बार आइडिया लगाती रहती है, उसकी जिज्ञासा को हमारे मीडिया उसको और ज्यादा जगाता है और ज्यादा ऐसे रूप में परोसता है। पुराने टाइम में वो उनको सत्य कथाएं बोलते थे या इस तरह की होती थी, आज की तारीख में वो नए नए रूप उसकी ऑडियंस कम थी, अब Yes. बहुत ज्यादा। हाँ। नेक्स्ट सीधे सवाल पूछे हैं, सीधे, घुमा फिरा कर नहीं। सर मेरा सवाल प्रभात रंजन सर से है कि जैसे कि देखा जाए कि मीडिया कभी कभी मिसकंसेप्शन फैलाती है, जैसे कि तबलीगी जमात के साथ जो हुआ था, तो ये जनता के लिए मतलब कि जनता, मीडिया एक अपराध कर रही है जनता के लिए, लेकिन वही मीडिया जब सच कभी कभी सामने दिखाती है, जैसे किसान आंदोलन का सच सामने जो मीडिया दिखाई, न्यूज क्लिक हाल ही में उनके मीडिया के लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर मतलब कि एक अपराध को दिखाने में मीडिया के लिए घातक बन जा रहा है, तो यहाँ जनता के लिए भी ये घातक बन जा रहा है सर कि अपराध की परिभाषा में जनता खुद उलझ जा रहा है। अपराध की परिभाषा क्या हो सर? जवाब दीजिए सर। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है अपराध, लेकिन अपराध की परिभाषा ही बदलती रहती है। और दूसरी आपने बात कही कि मीडिया दिखाता, आप मीडिया पे ही इतना ज्यादा भरोसा क्यों रखते हैं? आप इतना ज्यादा निर्भर मीडिया पे ही क्यों रहते हैं? विश्वसनीय बहुत सारे अलग अलग माध्यम है, आप अलग अलग माध्यमों से भी किसी भी घटना के बारे में जान सकते हैं। और अपराध की परिभाषा बदलती रहती है, कोई उसको बहुत सारे अलग अलग एंगल से देखता है। समाज में कोई किसी का शोषण करता है, वो भी अपराध है। और प्रभात जी, इसमें हम ये भी जोड़ेंगे ना, फेक न्यूज हो, हेट स्पीच हो, प्रोवोकेटिव न्यूज हो, तो वो समाज के लिए घातक भी तो है। जाने क्या क्या झूठ फैला रही है समाज में, उसके कितने सारे, उससे फर्दर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करना, कानून का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फेक न्यूज जाने क्या से क्या मतलब कर सकती है समाज में, सोच लीजिए, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। तुम्हारा आसान सा जवाब ये भी है कि रिमोट तुम लोगों के हाथ में होता है, बदल दो। जब लगे कि ये मीडिया कुछ गलत कर रहा है, दबा दो बटन। कौन रोकता है यार? टीआरपी घटा दो उसकी। शिकायत मत करो, सीधे एक्शन। मेरा सवाल जयंती से है। जयंती, आपसे 2 सवाल है, दोनों सीधे सीधे सवाल है। पहला ये कि अपराध बिकता है, क्या आपके ऊपर यही दबाव है कि ये बिकता है इसलिए मुझे अपराध कथा लिखनी चाहिए? दूसरा सवाल, आप साहित्य बैकग्राउंड है आपका और बहुत कहानियां लिखी आपने, उपन्यास लिखे, अचानक इसकी तरफ मुड़ने के पीछे आपकी क्या वजह है? कहीं यही तो नहीं कि अपराध कथा बिकता है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल।
मैं मानती हूँ कि मैंने जो अपराध कथा लिखी वो कोई बहुत वो किताब लिखी है ये भी मैं नहीं मान रही हूँ, पर हाँ मैंने जो लिखा है अब तक, साहित्य असाहित्य जो भी आप कहें, वो सब इसलिए लिखा कि मुझे आनंद आता है। तो जब मैं लिखने के लिए कुछ प्लॉट ढूंढ रही थी तो उस वक्त मुझे इस कहानी ने एक्साइट किया। मुझे लगा कि अगर मैं ये लिखूंगी तो मुझे लिखने में आनंद आएगा। बिल्कुल उस वक्त मुझे इस थ्रिल की जरूरत थी। तो ये बिकता है इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन हाँ, अपराध की जो खबरें हैं या जितने भी सीरीज है, वेब सीरीज है या उपन्यास है, मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे उसके थ्रिल में और अपराधी के दिमाग में घुस के जानने में कि क्या चल रहा है भाई, ये जानने में मुझे मजा आता है। कहीं एक साइकोलॉजिकल एक वो भी मिलता है मुझे, और समाज में क्या हो रहा है, किस तरह के नए एंगल आ रहे हैं, ये जानने में भी मुझे मदद करती है। तो मैं अपने पाठकों से ज्यादा अपने आप को जो है थ्रिल करती हूँ। पहले आखिरी 2 सवाल है। घड़ी कहाँ पहुंची है? अच्छा टाइम है पक्का। अशोक जी ने कहा जैसे आपने कहा कि पहला सवाल मेरा जयंती मैम से और दूसरा सम सर से, सीधे सीधे 2 सवाल हैं कि आपने कहा अपराधी के दिमाग, और पुलिस वाले भी हैं, इसका भी आंसर वो दे सकते हैं, अपराधी के दिमाग में घुसना होता है। तो अपराध करते हुए एक अपराधी की मनोअवस्था क्या होती है? पहला ये आपसे सवाल है। सर दूसरा सवाल आपसे है कि सांप्रदायिक दंगों की बात हुई और सर ने भी कहा कि रिमोट आपके हाथ में, दबा दो बटन। क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिस तरह सांप्रदायिकता को मीडिया पे दिखाया जा रहा है, क्या इस पे मीडिया की हमारी जिम्मेदारी है कि हम चैनल बदले? मैं अपना वाला जवाब पहले दे देता हूँ, फिर दे देंगे। तुमसे 110% सहमत। और बोलो। पूरी जिम्मेदारी बनती है। इसको मैं रिमोट दबाओ, रिकॉर्ड पे लो, बंद करो। नहीं, आपकी क्या जिम्मेदारी? ये तो मेरी है कि मैं बदल दूं। देखो, मैं अपनी जिम्मेदारी, जहां तक मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, ठीक है। मुझे पॉलिटिक्स करने की कोई मतलब न मौका मिलता है ना गुंजाइश बनती है। मैं हिंदू मुस्लिम दंगे, राम मंदिर, मस्जिद मेरे पास है ही नहीं। मेरा सिंपल सा लाइन है, एक क्राइम हुआ उसको दिखाना। आप एक पत्रकार के नाते बताइए, आप एक एंकर के नाते बताइए, क्या मीडिया की क्या जिम्मेदारी? मैंने जवाब दे दिया। जिम्मेदारी है कि जो सच है, जो सही है वो दिखाए, और जो न दिखाए रिमोट तुम्हारे हाथ में है, फौरन बंद करो, दूसरा चैनल लगाओ। मेरे लिए सवाल है कि अपराधी के दिमाग में क्या चलता है कि बहुत अलग तरह के अपराधी होते हैं। बिल्कुल एक 14 साल का लड़का अगर साइबर क्राइम कर रहा है तो उसको उस वक्त शायद पैसों की जरूरत होगी घर में, या उसको उस वक्त प्रूव करने की जरूरत होगी, देखो मैं कितना अव्वल दर्जे का जो है कंप्यूटर गीक हूँ कि मैं जो है ये ताले तोड़ सकता हूँ। बिल्कुल राइट। तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग स्तर पे काम करता है। लेकिन जब एक वयस्क कोई अपराध करता है, जैसे पूनावाला के केस में ही है, तो 100% शर्तिया मैं कह सकती हूँ कि वो सामान्य आदमी नहीं है, वो साइकोपैथ है। और ऐसे आदमियों से जितनी जल्दी दूरी बरत सके, बतौर प्रेमिका, बतौर दोस्त, बतौर कुछ भी हो, तो सबके लिए उसमें भलाई होगी। पूछो माइक। धन्यवाद। लिख कर लाएं, लिख के लाएं। सर, पत्रकारिता जगत के द्वारा साहित्य तक आप पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, जानते हैं आप मुझसे अधिक हैं, पत्रकारिता यानी सूचना देना, जागृत करना, जनता की रुचि का निर्माण और उन्हें दिशा देना। लेकिन आप जानते हैं संक्रमित राजनीति ने हमें लुटियंस और गोदी मीडिया दिए हैं। मेरा आप दोनों से सवाल है, साहित्यिक पत्रकारिता को, साहित्यिक पत्रकारिता को सांस्कृतिक चेतना और परिवेश को परिष्कृत करने के अपने उद्देश्य को सिद्ध करना होगा। माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाई। आप सर इसका जवाब मुझे लगता है कि पहले भी दिया देता हूं। सुनिए, समझ चुके सर। थोड़ा आप एकदम पूरे साहित्यिक होकर आ गए थे यहाँ पे। असल में प्रॉब्लम ये थी। लेकिन आपसे जो कहा, 2-4 भाइयों ने भी कहा, वो सही सवाल था। लेकिन एक उसने जो सवाल किया ना कि अपराधी के मन में मनोस्थिति क्या चलती, कायदे से वो इनसे पूछना चाहिए था, अशोक जी से, क्योंकि ये हैं, ये बताएंगे, क्योंकि ये क्राइम सीन पे जाते हैं, क्या करते हैं। आप बताइए भाई, अशोक भाई, क्या चलता है क्रिमिनल के माइंड में जब वो इस तरह की हरकत करता है? तो पकड़ पाए कभी? क्रिमिनल के माइंड में ना अलग अलग तरह के इसमें केसेज आते हैं। एक क्राइम ऐसा होता है जो अनजाने में हो जाता है, क्रिमिनल ने चाहा ही नहीं और क्राइम हो गया, फिर वो बेचारा उससे डरता छुपता रहता है। जैसे दृश्यम देखा, दृश्यम वाला तो एक्चुअली क्राइम भी नहीं था, कहीं ना कहीं वो सेल्फ डिफेंस भी है उसमें, फिर भी वो उससे बच रहा है, अचानक हो गया। और
कुछ क्राइम होता है जानबूझ करके किया जाता है, किंतु उसे पता है, उसके दिमाग में डर भी है, ये भी है, मतलब कहीं ना कहीं नैतिक आभास भी है कि गलत कर रहा हूं, पुलिस का डर भी है, ठीक है, और बाकी सारी साइकोलॉजी भी इसके साथ है। परंतु एक क्राइम वो भी है जो बड़े माफिया करता है, जिसके मन में पुलिस का डर भी नहीं है और जिसके मन में कोई नैतिक क्वेश्चंस भी नहीं है, रादर उसको लगता है कि उसका ऑरा और बड़ा हो रहा है। आप समझ गए? ऐसे लोगों के लिए फिर बड़े इलाज की बात होती है, पूरा समाज चिल्लाता है कि इसका बड़ा इलाज करो। सीधे स्टेट सवाल पूछे यार, कौन है? कौशल जी आप कुछ दे दो यार, माइक दे दो फटाफट। मेरा सवाल विभूति जी से है और प्रभात से भी। विभूति जी ने एक किताब लिखी थी मर्डर मिस्ट्री पे, प्रेम, एक भूत की प्रेम कथा, तो वो काफी साहित्यिक है। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं अपराध कथाएं भी उतनी ही साहित्यिक हो सकती हैं जितना कि एक अच्छा साहित्य होता है। उसके लिए क्यों हमें भाषा के स्तर पे या कुछ ऐसे फॉर्मूलाज लेने पड़ते हैं कि जिससे वो बिकाऊ हो जाए? तो क्यों नहीं एक अपराध उतना ही साहित्यिक हो सकता है जितनी कि एक प्रेम की कथा हो सकती है? देखिए, ये हिंदी दुनिया का अपना दुर्भाग्य है। हम बहुत सारे पाखंडों में जीते। हिंदी समाज जो है उसमें एक पाखंड ये भी है कि बहुत सारी चीजें हमने वर्जित कर दी। बच्चों के लिए लिखना छोटी चीज है, छोटी बात है। अपराध पे लिखना, जासूसी कहानियां लिखना छोटी बात है। गोपाल दास गहमरी और चंद्रकांता संतति के लेखक को छोड़ करके कोई हमें बड़ा नाम नहीं याद आता जो अपराध की कहानियां लिख करके हिंदी में जिसको रिकॉग्निशन मिली हो। शिलाल जी ने एक उपन्यास लिखा था आदमी का जहर, तो उसके बाद दूसरा नहीं लिखा। मैंने शिलाल शुक्ल से एक बार पूछा कि शिलाल जी आपने दूसरा उपन्यास नहीं लिखा? तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे वो गाली वाली देते हुए कि सब कहते हैं कि तो जासूसी लेखक है। तो ये हमारा पाखंड है। उसी तरह जैसे हमारा बड़े से बड़ा कवि जनता को फेस नहीं कर सकता। यहाँ पर जिस तरह के कवि आए होंगे या जिस तरह के कवि सम्मेलनों में जाते हैं, वो आमतौर से वो लोग हैं जिनको हम साहित्य में जिनकी गणना नहीं करते। प्रभात रंजन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यह है कि उन्हें सुना जाता है, वो जनता के बीच लोकप्रिय हैं। आप देखिए, एक उपन्यास छपा मेरठ से, वर्दी वाला गुंडा, उसका पहला संस्करण 5 लाख कापियों का छपा। तो मुझे लगा कि अरे ये जितने हमारे जो तथाकथित मुख्य धारा के लेखक हैं, उस साल जितने लोगों ने 1000 किताबें आई होंगी, सब मिलकर भी 5 लाख प्रतियां नहीं बिकी होंगी। तो ये एक दुर्भाग्य है। इसे छोटा समझा जाता है जासूसी उपन्यास लिखना, लेकिन ये एक बहुत, मैं सिर्फ चूंकि अब समय फिर खत्म हो रहा है, ग्राहम ग्रीन नाम का एक लेखक है अंग्रेजी का, जो बड़ा लेखक है, उसका एक उपन्यास है और मैन इन हवाना। आप पढ़िए, आप अद्भुत उपन्यास है जिसमें आप, या ग्राहम ग्रीन छोड़ दीजिए, आप मार्केस को देखिए ना, बहुत सारी चीजें उसमें रहस्य से भरी हुई हैं, नाटकीयता से भरी हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारा जो भी बड़ा लेखक है वो बहुत डरते डरते इस तरफ सोचता है और ज्यादातर लोग बीच में ही दम टूट जाता है उनका। मैंने भी, जो मेरा अभी एक उपन्यास आया रामगढ़ में हत्या, वही अकेला जासूसी उपन्यास है। आप जो प्रेम की भूत कथा कह रही हो, वो जासूसी उपन्यास नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई बड़ा विषय नहीं था इस समय, दिमाग में खाली बैठा हुआ था, तो मैंने मैंने सोचा जरा एक बार हाथ साफ करके देखा जाए। और जाहिर है कि उसमें बहुत सारे लोगों को, जो बहुत से लोग हैं जो इससे खुश हुए होंगे कि इसका भी पतन हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक ही है। कम से कम एक मैंने हाथ साफ किया। एक अगर थोड़ा सा अगर समय दे दें, अभी देखिए अपराधियों की मन स्थिति या मानसिकता या मनोविज्ञान की बात हो रही थी। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एक अपराधी इतना शातिर होता है, इतना चतुर होता है, इतना चकित होकर के चारों तरफ नजरें घुमाता, अगर वो सचमुच बड़ा अपराधी है, कि वो आपको हमेशा दूसरे व्यक्ति से भिन्न लगेगा। मैंने एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अपराधी था, मैं गाजियाबाद में 3 साल रहा, उसके ऊपर मैंने एक उपन्यास लिखा। 3 साल मैंने उस आदमी को ऑब्जर्व किया। मुझे लगता था कि इसमें कुछ विशेषता है, कुछ खास है जो इसको बना रही है, और सचमुच वो खास था। वो जब मेरे संपर्क में आया था तो प्रधान था गांव का, फिर वो राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा और मंत्री हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ खास था जो उसे दूसरों से अलग कर रहा था। कई बार अभी जैसे अशोक ने एक बड़ी बढ़िया बात कही, देखिए मैंने हाशिमपुरा 22 मई नाम की एक किताब लिखी है ना। कुछ लोगों ने 42 मुसलमानों को घर से उठाया और मार दिया। वो पीएसी के लोग थे। मुझे उस पर किताब लिखनी थी, तो मैं उन लोगों का पीछा करता रहा, उनसे बात करता रहा। मैं जानने की कोशिश करता था कि भाई तुम्हारी जिससे दुश्मनी नहीं है,
तुम जिससे कभी जानते नहीं हो, कभी तुमने देखा नहीं, अचानक पकड़ के तुमने मार कैसे दिया? तो वो एक ऐसा जटिल मनोविज्ञान है जो जाहिर है कि यहाँ समय नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीजों से निर्मित होता है। मैं बस एक लाइन में मनीषा जी की बात का जवाब दे दूं। आपने पूछा कि साहित्यिक जो इस तरह के जासूसी उपन्यास लिखे जाते हैं वो साहित्यिक कोटि के क्यों नहीं हो सकते? बाकी दुनिया के दूसरे देशों, दूसरी भाषाओं में ऐसे लेखक हुए हैं। मैं बस एक छोटा सा एक जॉन ले कैरे का उदाहरण देना चाहता हूं, जिनका उपन्यास द टेलर ऑफ पनामा पे बहुत बड़ी फिल्म बनी और शीत युद्ध को समझने के लिए कहते हैं उनसे बड़ा कोई लेखक नहीं हुआ। एक बार जॉन ले कैरे का एक उपन्यास बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ, लिस्ट में आया, तो वो इतने विनम्र थे, उन्होंने ये घोषणा की कि मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे इस लिस्ट से बाहर किया जाए। मैं उस तरह का साहित्यिक लेख, जो मतलब बुकर साहित्यिक पुरस्कार है, उनका जो नाम, उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपना नाम वापस ले लिया था। तो ऐसे लेखक बहुत हुए। Hey, thank you, Samsi. You are perfect, better than James Bond and Ian Fleming. But my question is towards the man in action, the human in action, the James Bond in action. Sir, you are coming from IIT Delhi. Every day, at least 5,000 cyber crimes are reported in India these days, and the cases not reported is more than 5,000. वो IITians एक कोऑपरेटिव बना के कुछ ऐसा करें कि ये कम हो। दूसरी बात, वो इस तरह लोगों के बीच में जाएं, उनको ट्रेन करें। आपने कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स भी लिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट और IITians इस विषय को कैसे एड्रेस करेंगे और आने वाले 5-10 सालों में किस तरह इसको मिनिमाइज करेंगे। जितना बड़ा थ्रेट है वो जो अमेरिकन बोल रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे एड्रेस करेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू। आप अकेले नहीं है, IITian दिल्ली से, इनके बेटे ने भी अभी जस्ट पास किया है IIT दिल्ली से। देखिए, तो डबल जिम्मेदारी है, बताइए। एक तो मैं जासूसी किताबों की बात हो रही थी, तो मैं भी अपना ऐड कर दूं। मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सबसे फेमस बुक क्राइम पे है क्राइम एंड पनिशमेंट बाय दोस्तोयेव्स्की। तो दूसरा, जो आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, अभी तो हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा। आपने 5,000 पर डे बोला, तो 2022 में 10 लाख कंप्लेंट्स थी, और सर्टेनली बहुत लोगों ने कंप्लेंट रजिस्टर भी नहीं कराई होंगी। कंप्लेंट्स थी, FIR में दर्ज नहीं हुआ। ये चैलेंज बहुत ही बड़ा है और इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, पर आसान तो नहीं है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं मार्केट का भी बड़ा रोल है। जो बैंकिंग है, जो डिजिटल पेमेंट गेटवेज हैं, वो इतनी जल्दी अकाउंट्स क्यों खोल देते हैं बिना KYC प्रॉपर वेरीफाई? कहीं ना कहीं उनके पीछे अपना बिजनेस बढ़ाने का प्रेशर है। इसी तरह से एक आदमी को 3, 4, 5, 9 मैक्सिमम 9 सिम कार्ड अलाउड है। एक जब हम क्रिमिनल पकड़ते हैं, उसके पास 500 सिम कार्ड निकल रहा है, कैसे आ जा रहा है? तो वो भी अपना बिना वेरीफाई के, आप जाके तो बिना वेरीफाई के आपको सिम कार्ड दे देता है। तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनको, इन ऐसे गैप्स को भर भी रही है सरकार। और मेरे विचार से टॉप लेवल पर जब एकदम इसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा तो फर्क तो पड़ेगा। बट जैसा सर ने भी शब्द यूज किया, चूहा बिल्ली का खेल है, चोर सिपाही का खेल है। क्वेश्चन यही है कि कौन आगे जाता है। लंबा काम है, बड़ा काम है, खत्म करते अवेयरनेस भी हम करा ही रहे हैं। खत्म करते करते मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और शुरुआत आपसे ही करूंगा। एक अभी हाल में हम लोगों ने देखा है, वो हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी के बाद फिर यूपी में एक नया एक चेंज आया। पहले जब इनकाउंटर होता था तो सवाल उठते थे, बीच में किसी ने कहा भी। अब इनकाउंटर होता है तो लोग तालियां बजाते हैं, पुलिस वालों को मिठाइयां खिलाते हैं। आपको लगता है जो ये नया ट्रेंड है, जिस तरीके से पुलिस इनकाउंटर कर रही है, मतलब खुद ही इंसाफ कर रही है सड़क पर, ये सही है? एक पुलिस अफसर के तौर पर आपसे ये जानना चाहूंगा, और सोसाइटी के लिए ये कितना खतरनाक है? आपने जवाब तो शुरू में खुद ही दे दिया ना, कि पहले समाज उस पर सवाल उठाता था और आज समाज सवाल उठा नहीं रहा है। इसका मतलब समाज मांग कर रहा है उस चीज की। नहीं, ये हमने कहीं और बात की, समझिए ना आप। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज को उसकी आवश्यकता नजर आ रही है। आवश्यकता क्यों नजर आ रही है? जो मैंने इससे पहले बोला था कि एक तबका ऐसा पैदा हो गया है, उसके मन में न कानून का डर है, न पुलिस का डर है। वो अपने को हीरो बना रहा है कि मैंने 50 मर्डर किए, या मेरे को मतलब मेरे पीछे इतनी सिक्योरिटी चल रही है। तो ये जो इस तरह का जो क्रिमिनल पैदा हो गया है, उसके लिए समाज के मन में ये मांग उठी है, इसलिए फिर वो सवाल गायब हो जाता है। वो मांग सही है, पुलिस अफसर के तौर पर वो जायज है? आपको लगता है सही है, कानून के दायरे में? पुलिस अफसर के तौर पे तो जो लीगल है वही करना चाहिए। मतलब इनकाउंटर लीगल, यही सेंटेंस बोलेंगे हम तो।
आप इसका जवाब तो बस शम्स साहब यही है कि अपराध बिकता है। अपराध राय साहब, आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, बिल्कुल गलत है। शुरुआत ही मैंने इसी बात से की थी जी। दुर्भाग्य ये है कि इसको सामाजिक स्वीकृति हासिल है। मैं ये बता सकता हूँ, मैं इलाहाबाद में एसएसपी था, एक हाईकोर्ट के जज साहब क्या चोरी हुई। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जज साहब ये चाहते थे कि कोई एफआईआर दर्ज की जाए। चूंकि हमारा कुत्ता उनके सर्वेंट्स रूम तक गया था, तो उनके नौकरों को ला करके उल्टा लटका दें और हम उनसे कबुलवाएं किसने चोरी की है। तो ये जो थर्ड डिग्री है, ये तो आपने अभी हैदराबाद के का एक जिक्र किया। आपको पता है, जिन पुलिस वालों ने वो जघन्य हत्या की थी, 4 लोग जेल में बंद थे, जेल से निकाल के लाके मारा। हैदराबाद की जनता ने उनके पर फूल बरसाए, मिठाइयां बांटी, उनको हीरो बनाया। उत्तर प्रदेश में, मैं तो उसी काडर का हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हर दूसरे दिन एक आदमी के पैर में गोली मारी जा रही है। कभी आपने उसके लिए आंदोलन किया? कभी आपने कहा कि नहीं, हमें असभ्य नहीं, सभ्य पुलिस चाहिए? देखिए, ये तो हमारी गलती है ना। हम जिस संस्था से हमारा सबसे ज्यादा साबका पड़ता है, 24 घंटे हमारा साबका पड़ता है, और हम में तो, मैं रिटायर हो गया हूं, अशोक भी इस महीने रिटायर हो रहे हैं। मैं 37 साल आईपीएस में रहने के बाद भी किसी थाने पर बिना ये पहले से सूचना दिए कि भैया मैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर आ रहा हूं, मैं जाने की हिम्मत नहीं करता। मुझे पता है कि वहां किस तरह का व्यवहार होगा, इसका मुझे नहीं पता है। तो हम कभी इसको, किसी चुनाव में हमने इसे मुद्दा बनाया? कभी हमने कहा कि हमें एक सभ्य पुलिस चाहिए? हमारे यहाँ चोरी हो जाए, हमारी बेटी को कोई छेड़ दे, पुलिस वाला ले जाके मारे, तो हम उसे मिठाई का डिब्बा लेके पहुंचते हैं। तो ये हमें अपने गरेबान में झांकना होगा और इस बात की मांग करनी पड़ेगी कि हमें सभ्य पुलिस चाहिए। आपसे संक्षेप में। जी, अब मैं बतौर पत्रकार आपको कहूंगी कि मैं कुछ दिनों पहले एक ऐसी माँ से मिली, 20 साल पहले उनके बेटे को बीच सड़क पे मार दिया था, जो भी है, और किसी को सजा नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और लटक, आपको पता है ये पूरा हमारा पुलिस वालों ने पहले एफआईआर नहीं किया, सब कुछ सिस्टम। तो वो माँ ये कह रही थी कि अगर किसी में हिम्मत होती, अगर पुलिस वाले में, और उन लोगों को सबने देखा है सामने, उनको उसी वक्त मार देते उन लड़कों को, तो उसके बाद हमारे मोहल्ले में बहुत इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते। तो इसी बात से खत्म करूंगी कि लोगों का सेंटीमेंट यही है कि अगर किसी ने अपराध किया है, देन एंड देयर। जवान फिल्म में हर 10 मिनट में तालियां क्यों बजती है, बताइए? तो हम सबको जो है, मैं आपको बता दूं कि 70 के दशक में हमें जो है अमिताभ बच्चन जो है, जो आया था बिल्कुल रहीम शहीन कदकाठी में, तो लोग जो अपने हाथ में उठाते हैं ना, हमें ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, हमें मसीहा लगते हैं बिल्कुल। और ये सब इसीलिए हुआ कि हमारा पुलिस सिस्टम बहुत सुस्त है, हमारी जुडिशरी इतना वक्त लगाती है कि लोग जो है इंतजार करते करते मर जाते हैं। तो कई बार तुरंत न्याय मिलता है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये बात हमने और अशोक भाई ने की भी थी। कायदे से हमने पुलिस की बात की, क्रिमिनल की बात की, जुडिशियल सिस्टम की बात नहीं की थी, और वो शायद खासतौर पर अशोक जी तो करेंगे भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसाफ देर से होता है तो लोगों का सब्र टूटता है। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर भी बहुत जरूरी है कि उंगली उठाई जाए। सिर्फ पुलिस पे ही हम लोग, चूंकि बस चलता है, हम लोग पुलिस को गाली भी दे देते हैं, बुरा भी बोल देते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम जुडिशरी के ऊपर उंगली उठाएं। जबकि जितने भी केसेस आप उठा लीजिए, 40-40 साल के बाद फैसला आता है, जबकि कई लोग तो गुजर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपना जुडिशरी सिस्टम है, जो पूरी न्यायिक व्यवस्था है, मुझे लगता है उसको ही बदलने की जरूरत है। आप तमाम लोग आए और आप तमाम लोगों ने सुना, मुझे लगता है बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी पुलिस के अंदर की, जर्नलिस्ट की, बाकी बाहर की। तो इन चारों मेहमानों का शुक्रिया, और आप लोगों ने इतने प्यार, इतने ध्यान से सुना, उसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच।